आप सड़क पे आ जाओ, हम पीछे आ रहे लौट के। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। भक्ति में बहुत शक्ति होती है और जब भी कोई महातीर्थ खास तौर पे हिमालय में हो और वहाँ विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हों, एक्सट्रीम वेदर हो, फिर भी एक उस भक्ति की शक्ति है कि हजारों किलोमीटर से लोग, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या फिर आम श्रद्धालु या साधु महात्मा उस महातीर्थ में खींचे चले आते हैं। लेकिन उनकी सुविधा की जिम्मेदारी भी स्थानीय प्रशासन की और राज्य सरकार की होती है। तो केदारनाथ एक रात कैसा है, जब पीक सीजन होता है केदारनाथ में किस तरीके की दिक्कतें होती हैं, मौसम कितनी चुनौतियां उन श्रद्धालुओं के सामने खड़ा करता है और क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए और मिल रही हैं, इन्हीं पर हमारा ये एपिसोड है केदारनाथ एक रात। करीब 5 बजे का समय है और 5 बजे से लेकर हम ठीक 12 बजे तक पूरी केदारनाथपुरी में जो जो घटनाएँ होती हैं, जिस तरीके से श्रद्धालु आते हैं, उनके रुकने की या फिर मंदिर प्रांगण में जो लाइन है, या मौसम जब बिगड़ता है, या फिर रात को जब बहुत ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर 1, 0, -1, उस समय जब पहाड़ों में इतनी भीषण ठंड हो रही है और मैदानी इलाकों में लू चल रही है, भीषण गर्मी हो रही है, तो केदारनाथ की एक रात की स्टोरी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपको समझनी चाहिए कि केदारनाथ जैसा तीर्थ जो 11,500 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ मौसम किस तरह करवट बदलता है और श्रद्धालुओं के सामने मुश्किलें खड़ी करता है। लेकिन कुछ श्रद्धालुओं के लिए ये असीम स्वर्ग का भी आनंद होता है, क्योंकि ऐसा मौसम, ग्लेशियर, बर्फ़, मखमली बुग्याल उन्हें अन्यत्र देखने को नहीं मिलते। और जब स्वयंभू शिवलिंग हो बाबा केदारनाथ का, तो देखते रहिए इस पूरी स्टोरी को, केदारनाथ एक रात। केदारनाथ एक रात की स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं। शाम का समय हो चुका है, ठीक 7:20 पर आरती होती है। सुबह से 2-3 बार बारिश हुई है, ऊपर के इलाकों में बर्फबारी हुई है, पीछे से लगातार मौसम खराब होता जा रहा है। मंदिर के पीछे यानी जो ब्रह्म गुफा, केदारनाथ पीक है, चोराबाड़ी ताल है, और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। मौसम जितना खराब होगा, श्रद्धालुओं की मुश्किलें उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अभी आगे देखते हैं कि मौसम और कितना खराब होता है या फिर साफ होता है। अगर मौसम साफ भी होगा तो पाला पड़ेगा, और जैसे जैसे रात होती जाएगी ठंड का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ेगा। नेपाल के निवासी राज्य जाने वाली
केदारनाथ धाम में हर दिन लगभग 20,000 एवरेज है जो तीर्थयात्री आ रहे हैं। ये तो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो ये लगभग 20 से 30,000 के बीच है। सोनप्रयाग में बैरिकेटिंग से हर यात्रियों को गुजरना होता है, लेकिन बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो आगे निकल जाते हैं और पुलिस जो है वो उनकी संख्या नोट नहीं कर पाती। एक एवरेज आंकड़ा है। अब 8 बजे का समय है, आरती समाप्त हो गई है। जो इस समय कई यात्री इसलिए परेशान हो जाते हैं कि वो ग्रामीण भारत से आते हैं, उनके पास अपने जो परिचित हैं उनके नंबर नहीं होते, तो इधर उधर भटकते रहते हैं जैसे अनाउंसमेंट होता है, और इसलिए भी वो ज़्यादा ठंड में परेशान होते हैं क्योंकि उनके रहने की व्यवस्था कोई और करता है, वो अपने ग्रुप से बिछड़ जाते हैं। यात्री भी 10, 20, 50, 100 के ग्रुप में आते हैं। ख़ास तौर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका जो बंगाल है, यूपी है, उसके अलावा गुजरात है, इस राज्यों के लोग ग्रुप में आते हैं और इसलिए अक्सर बिखर जाते हैं। तो इसलिए भी वो ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में बाहर घूमते रहते हैं। हाँ, अलाव की व्यवस्था है। पिछले साल अलाव बहुत लेट दिए गए थे। इस बार मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं, जो गोल चक्कर है, जो मुख्य सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर एक जगह अलाव जल रहा है। मंदिर प्रांगण में कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है। अब नीचे की तरफ देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर अलाव जल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब यात्री आता है तो वो सबसे पहले लाइन में लगता है, क्योंकि अगले दिन उसको वापस जाना होता है। तो वो अगर 11 बजे, 12 बजे, 1, 2, 3, 4 बजे तक भी पहुंचता है तो वो लाइन में लगकर दर्शन करना चाहता है। और इसमें क्या होता है कि अगर वो लाइन में लगा है, वो रास्ते से भीग के आता है ठंड से, तो कहीं पे उसके लिए गर्म पानी की जो व्यवस्था है वो नहीं है। जो 2 गर्म पानी के वाटर एटीएम लगाए गए हैं वो पैदल जो अभी रास्ता है वहाँ से दूर है, और कोई रास्ता अपना जो पैदल मार्ग है उससे छोड़कर इधर उधर नहीं जाना चाहता। दूसरी सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो शौचालय की आती है। हेलीपैड से लेके जो शौचालय बने हैं वो भी दाएं बाएं बने हुए हैं। जो मुख्य लाइन लगती है उसके आसपास नहीं है, और ख़ास तौर पे महिलाएं और बुजुर्गों को बहुत दिक्कत आती है। देखिए, यात्रा पे बुजुर्ग महिलाओं को ऐसे आना है जैसे ये 2 महिलाएं आई हैं। सर से लेके पाँव तक रेनकोट है और पाँव में जूते हैं। हम राजस्थान जिले राजस्थान के बहुत सारी महिलाएं जो हैं बिना तैयारी के आती हैं, धोती पहनती हैं, जैकेट प्रॉपर नहीं आती हैं। इन लोगों को देखिए पूरी तैयारी के साथ। भीगे नहीं होंगे आप लोग? नहीं। बहुत अच्छा। ऐसे आएंगे आप लोग? राजसमंद से आए। MP? ये तो 4 भुजा राज्यमंत्री रूपनारायण नगरी से। अच्छा, 4 भुजा से। ज़्यादातर बीमारियाँ ये हाइपोथर्मिया होती हैं और एक्यूट माउंटेन सिकनेस। जैसे जो लोग प्लेन से आते हैं, मैक्सिमम लोग यही होते हैं जो मैदानी इलाकों से आते हैं, जैसे दिल्ली या साउथ साइड से हो गए, या मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से। तो उनको यहाँ के परिस्थिति के बारे में पता नहीं रहता है। वो जैसे यूट्यूब हो गया, न्यूज़ चैनल से हो गया, ये देख के यहाँ पर आ जाते हैं बिना अपने क्या नाम है प्रिपरेशन किए। तो उनको ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं, जैसे हाइपोथर्मिया। नीचे से ऊपर आते, नीचे तो गर्मी है, ऊपर आते आते अत्यधिक ठंड लगने की वजह से कब कभी छूटना वगैरह, और जैसे एक्यूट माउंटेन सिकनेस। ज़्यादातर हमारे पास अगर 100% में से 80% एक्यूट माउंटेन सिकनेस के जो मरीज हैं वो आते हैं। उसमें जैसे सर दर्द होना, घबराहट होना, और उन्हें ऐसा लगना कि जैसे उनकी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और उल्टी जैसा होना, गैस होना, इस तरीके के उसमें सिम्टम होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या सुविधाएं हैं? कितना स्टाफ रहता है जो इसको हैंडल करता है? हमारे पास अभी इस बार से 2 मेडिकल ऑफिसर हैं मेल, और 2 लेडी मेडिकल ऑफिसर हैं, 1 फिजिशियन है, और 2 फार्मासिस्ट हैं, और 1 वार्ड बॉय है, 1 स्वीपर है। टोटल 11 लोगों का स्टाफ है। और जो मरीजों के लिए बेड हैं वो कितने हैं? वो 3 है टोटल, और तीनों कभी कभी आपको ये कम हो गया है, जैसे कभी एक साथ ज़्यादा मरीज आए तो? ज़्यादा मरीज आते तो हम उनको ट्रायल बेसिस पे वो करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे क्या जो सीरियस होंगे तो उनको बेड में लिटा के, जो थोड़ा जैसे जिनको सांस लेने में हल्की फुल्की तो उनको चेयर में बैठा के उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं।
ये सफ़र जो शुरू होता है वो होता है सीतापुर से। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो सीतापुर, और उसके बाद में फिर आपको गौरीकुंड आना होता है। सीतापुर में 9 घंटे की लाइन में लगे थे हम, जहां से हमारा वेरिफिकेशन शुरू हुआ था। सुबह रात के 2 बजे से हम लाइन में लगे और फिर हमारा नंबर आया। तकरीबन 11 बजे हमने चढ़ाई शुरू करी गौरीकुंड से, और हम लोग आए रात को 8:30 के करीब लगभग हम रात को यहाँ पर पहुँचे। और उसके बाद से हम यहाँ पर वेरिफिकेशन वाली फिर से जो एक लाइन लगती है कॉमन दर्शन की, उसके लिए लगे हुए थे। ये पूरा सफ़र जो रहा वो बहुत ही अद्भुत था। हमने अभी तक पिक्चरों में देखा है या सीरियल्स में देखा है कि स्वर्ग कैसा होता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे करके यहाँ की चढ़ाई चढ़ रहे थे, पहले तो बहुत तकलीफ़ हुई इतनी लाइनों में लगने की वजह से, लेकिन जब ये जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हमने देखे, जो कोहरा देखा, तब सारी की सारी थकान हमारी उतर गई और ऐसा लगा कि वो स्वर्ग जो हम आज तक सिर्फ सुनते आए थे, वो स्वर्ग सिर्फ जो हम टीवी पर देखते आए थे, वो आज हमने अपनी आंखों से देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे आंखों में बसा करके और चलते चले। बहुत ही सुखद अनुभव होता है ये। और खुशी की बात यह है कि हम इस उम्र में युवा पीढ़ी, बहुत ही गर्व की बात है ये भारत देश के लिए कि युवा पीढ़ी जो है वो इस वक्त देव दर्शन की तरफ आगे बढ़ रही है, भगवान दर्शन की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये मुझे लगता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सनातन धर्म में हैं और भगवान की पूजन पाठ की तरफ हैं। कुछ कमियां, कुछ सुझाव? बिल्कुल, कमियों और सुझाव के लिए मैं आपके माध्यम से ये बात ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी कि जब हम लोग पूरी तरह से क्यू में लगे थे, या मैं ये कहूँ कि जब हमने अपना सफ़र शुरू किया था, तो जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मुझे लगी है वो लगी है सुलभ शौचालय की, वॉशरूम्स की। यहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं। तो अगर वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे, जगह जगह डस्टबिन नहीं होंगे, तो नेचुरली यहाँ पर गंदगी फैलेगी। और जब आप घंटों तक लोगों को लाइन में लगाते हैं तो आपको ये व्यवस्थाएं करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्त्रियाँ भी कई मात्रा में, महिलाएं, माताएं, बहनें भी आती हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही विशेष तौर पर मुझे लगता है कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इस पर काम भी करना चाहिए, ताकि यहाँ पर स्वच्छता भी उतनी ही बनी रहे। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ मुझे महसूस हुई वो था वेरिफिकेशन पॉइंट। जब हम आगे की तरफ बढ़े थे सीतापुर से सोनप्रयाग से, तो सोनप्रयाग से जब वहाँ पर वेरिफिकेशन हो रहा था तो वहाँ पर 1 या 2 पॉइंट थे जहाँ पर जनता हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आती है। वहाँ पर वेरिफिकेशन पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा होने चाहिए। स्त्री और पुरुष की लाइन अलग कर दीजिए, या फिर जो जत्था आता है दर्शन का, उनको और इंडिविजुअल दर्शन करने वालों को अलग कर दीजिए, ताकि सुचारू रूप से ये कार्रवाई हो सके। और इसके बाद में जो तीसरी हमने समस्या देखी वो ये थी कि यहाँ पर जो घोड़े वाले हैं, क्योंकि रास्ता बड़ा सकरा होता है, और घोड़े वालों का कोई या तो स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर दिया जाए कि या दिन में उनकी संख्या डिसाइड कर दी जाए कि एक दिन में यहाँ से 200 घोड़े ही ऊपर की तरफ जाएंगे और 200 घोड़े ही नीचे की तरफ आएंगे। क्योंकि चलने वाले यात्री, आज मैंने अनगिनत यात्रियों को नीचे गिरते हुए देखा, घोड़ों को गिरते हुए देखा। और शायद यहाँ पर फिटनेस को लेकर के भी मुझे नहीं पता कितने तरीके से इन पे पशुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। कई घोड़े थे जिनके पैर बहुत बुरी तरह से स्लिप हो रहे थे, शायद उनके खुरों में उतना ग्रिप नहीं बन पा रहा था। हम इस तरह से कई हादसों को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि उनको रोकने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखो, विशेष पूजाएं पहले बहुत कम संख्या में यहाँ पे तीर्थयात्री आता था। हमारे पूर्वज हमको बताते थे कि मुश्किल से उस समय 15 से 20-25 लोग, हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो हरिद्वार से, उनको पूरी चट्टी के रास्ते, गुप्त काशी, हरिद्वार से देवप्रयाग वगैरह पूरे यहाँ यात्रा का, गौरीकुंड, त्रिजुगी नारायण और केदारनाथ जाते थे। तो उस समय बहुत सीमित यात्रा चलती थी और छानियाँ रहती थी यहाँ पे। तो उस समय क्या है कि दर्शन वगैरह बिल्कुल खाली रहता था। तो उस समय, उसके बाद जब जैसे भीड़ बढ़ने बैठ गई, उसके बाद दिन में 1 बजे मंदिर बंद होता था, और दिन में 1 बजे मंदिर बंद होता था, और 1 बजे से लेकर 3 बजे तक दिन में विशेष पूजाएं चलती थी। और उसके बाद 3 बजे मंदिर बंद होता था, उसके बाद भगवान को भोग लगता था और श्रृंगार होता था, और 5 बजे फिर दर्शनार्थियों के लिए 5 बजे मंदिर खुलता था। ग्यारह 11:06 हो रहे हैं और हम फिर से मंदिर प्रांगण में आ गए हैं। कपाट बंद हो चुके हैं। जो धर्म दर्शन होते हैं, यानी जो तमाम श्रद्धालु दिन में दर्शन करते हैं, वो अब बंद हो चुके हैं। 10 बजे तक ही वो दर्शन होते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये VIP लाइन है।
और धीरे धीरे वीआईपी या फिर जो विशेष पूजा की लाइन है वो बढ़ती जा रही है। हर दिन एवरेज जो है वो 200 से 300 लोग इसी तरीके से रात को विशेष पूजा करते हैं। जब यहाँ पर बहुत कम श्रद्धालु आते थे तब दिन में भी विशेष पूजाएं होती थी, लेकिन अब क्राउड इतना ज़्यादा आ रहा है कि दिन में जो धर्म दर्शन होते हैं और रात को विशेष पूजाएं होती हैं। आने वाले समय में और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी तो इस तरीके से भी वीआईपी दर्शन नहीं हो पाएंगे, केवल विशेष दर्शन हो पाएंगे। क्योंकि अभी तमाम लोग जो जा रहे हैं वो 5 से 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट अंदर आराम से पूजा करते हैं। तमाम जो लोग होते हैं, परिवार होते हैं, वो चाहे भगवान ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर घी का लेप करना हो, जल चढ़ाना हो, आराम से पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इनकी संख्या में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, आने वाले समय में जो विशेष दर्शन हैं वही शायद हों। केवल दर्शन, पूजा का भी समय न मिले और रात भर भगवान जो हैं उनको दर्शन हो। एक सवाल और है मेरा मंदिर समिति से, भले ही ये विशेष पूजा अर्चना या वीआईपी दर्शन जब भी शुरू हुए हों, लेकिन क्या रात को आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन नहीं हो सकते? भले ही बीकेटीसी पैसा कमा रही हो, 5-5 हज़ार की पर्ची कटती है, 5 बजे लाइन में लगना पड़ता है, तो क्या आम श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकते? अभी भी बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो मंदिर प्रांगण में घूम रहे हैं, उन्हें सुबह 3 बजे लाइन में लगना होगा और तब जाके उनके दर्शन होंगे। तो ये ऐसी व्यावहारिक दिक्कतें हैं जिससे आम श्रद्धालु, चाहे वो देश के किसी भी कोने से आता है यहाँ पे, वो महसूस करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से और नीचे देखते हैं रास्तों में क्या स्थितियाँ हैं और श्रद्धालु और पुलिस है भी निक्की नहीं रास्तों में। सर, हम पूरी टीम है हमारी 54 लोगों की, और उसमें से कुछ लोग पदयात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भी आए, कुछ लोग घोड़े पे भी आए, और बीच में भोलेनाथ का प्रसाद भी मिलता रहा। प्रसन्न होते रहे भोले बाबा, उनकी पुष्प वर्षा होती रही और इसमें गीले होते हुए सभी लोग आ रहे हैं भक्त, और अभी कैंप में रुके हुए हैं और कुछ अभी आने बाकी हैं। हम लोगों ने सोचा कि पहले, अब समय पहले आ गए हैं तो कम से कम बाबा के दर्शन करके आए, बाबा केदार के, और इसलिए हम यहाँ पर आ गए कि बाबा यहाँ किसी भी भक्त को कोई कष्ट न हो, हर व्यक्ति आनंद और की अनुभूति के साथ यहाँ से जाए और आह्लाद और प्रसन्नता का आशीर्वाद आपकी ओर से हमेशा मिलता रहे। यही कल हम प्रार्थना करते हैं और यही कहना चाहता हूँ कि भोलेनाथ, केदारनाथ, दया करो हम भक्तों पर। भोलेनाथ, केदारनाथ, दया करो हम भक्तों पर। दर्श पाने आए हैं बागड़ के यहाँ पर, आपका पावन आशीष और दर्शन की चाह लिए मेहर करो भोले बाबा, मेहर करो हम बागड़ वासियों पर, इन तीर्थ यात्रियों पर। जय केदार, जय केदार, जय केदार। और एक और कि भोले आए हम केदारनाथ, भोले हम आए केदारनाथ लेकर तेरे दर्श की आस। दर्शन देना बाबा हमको, आ रहे हैं हम तुम्हारे पास। दर्शन देना बाबा, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। ऊंचे ऊंचे पर्वत तेरे बड़ा ही दुर्गम रास्ता है। ऊंचे ऊंचे पर्वत तेरे बड़ा ही दुर्गम रास्ता है, लेकिन फिर भी दिल में हमारे केवल 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 केदार बाबा बसता है, केवल केदार बाबा बसता है। इधर से रास्ता कौन सा? इधर से रास्ता थोड़ा खराब है, इधर से रास्ता सही है, इस वाले रास्ते चले जाओ, ये थोड़ा सीधा भी है। ठीक है। नाम बहादुर सिंह। तो इस समय रात में कहाँ जा रहे हो? इस समय यात्री लोग आते रहते हैं ना रास्ता में, कभी कोई संकट में होते हैं, कोई दुख में होते हैं ना, बारिश हो रहा है यात्री को, इसलिए उनको उठा के लेना है ना, उनको संपर्क में पहुंचाना है। कोई बिछड़ जाता है लोग, इसीलिए जी। खाना और रहना कहाँ होता है? खाना रहना इधर होटल में रहता है जी। होटल है, होटल तो बहुत सारे है ना, जहाँ भी रह सकते हैं, उसे रहने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कितना कमा लेते हो? कमाने के लिए कभी हो जाते, कभी होते, कभी नहीं होते, कभी नहीं मिल जाते ना, सवारी मिल जाते तो होते, कभी खाली भी हो जाते कभी तो, लेकिन 2-4 हज़ार तो दिन में कमा लेते हैं।
और कितने लोग हैं आपके साथ के नेपाल से जो यहाँ आए? बहुत नेपाल से तो बहुत है जी, 7-8 हज़ार लोग से भी ज़्यादा है। हमें लाइसेंस बनाना पड़ता है ना, इसलिए पता चलता है सीरियल नंबर कितने हो गया, तब कितने बाई कितने हो गया, स्टेप बाई स्टेप होते हैं ना। कितना भार उठा लेते हो? हम तो उठा लेते 1 कुंटल तक उठा लेते जी। पप्पू यादव ना? हाँ पप्पू यादव ना? हाँ 3 जने हैं। हाँ 3 जने हैं। हेलो। हाँ हाँ अच्छा तो करो आप सड़क पे आ जाओ, हम पीछे आ रहे लौट के। हाँ रहने की व्यवस्था वही है कि? मेरे साथियों भी कहीं पे पीछे रह गया, हाँ नहीं कहीं आगे निकल गया। नहीं ये पानी आ गया था हाँ तो वो रास्ते में उन्हीं चद्दर के नीचे रुक गया। हाँ। अब माँ नंबर है उनके जो साथ के लोग हैं? नंबर मगर फोन लगाता नहीं हमें। अच्छा हाँ जब जाई जाए हमसे। चलो चलो चलो, अब चलो। उन्हें मंदिर तक पहुँचो। हाँ पैसे हैं आपके पास खाने पीने के लिए? सब चाहिए देने हैं आपको? अरे नहीं ये उन पास। ठीक है महाराज। हाँ ये बहुत अच्छा कर रखा है ना आपने, सबको उनको नंबर दे रखा है। वो अचानक हम मिल गए उनको, हमें जहाँ सही मिली तो हमने तो हम बात चलो वहाँ सवारी पे पड़ी, अपने घोड़ा से आए थे ना, एक साहू निकल गया ना, वहीं पड़ी जहाँ पड़ी। आराम करो आप लोग, सुबह सुबह दर्शन करना, ठीक है? ओके। हम तो यहाँ रील देख के कहते 55 लो हरिद्वार की ट्रेन बैठो और आ जाओ सोनप्रयाग। ये नहीं पता था इसमें टाइम कितना लगता है, 12 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। ऊपर से यहाँ की फैसिलिटी इतनी है कहो ही ना कुछ। सुबह 4 बजे के निकले हैं, 24 घंटे हो गया अभी तक नहीं पहुँचे। अच्छा रास्ता कैसा था? रास्ता बहुत ख़राब, घोड़े वाले हैं, पता नहीं है कहाँ से आते हैं, पता नहीं है। लड़ाई देखें 3-4 तो रास्ते में, कहाँ से घुसते हैं, कहाँ से जाते हैं, कुछ नहीं पता। सड़क सारी ख़राब है, सारी यहाँ छींटे पड़ा रहता है, सारी पैंट कपड़े ख़राब, जितने मर्जी नए डाल लो, घूमने हैं सब कपड़े ख़राब है। अच्छा जो लोग अभी भी रील देखते हैं ये सोच कर आ रहे हैं कि बस स्वर्ग जा रहे हैं, हाँ। लेकिन रास्ता बहुत ही कठिन मुश्किल उनको तो एक्सपेक्टेशन कुछ मत रखो, खुद आके देखो बस, फिर ही पता लगेगा क्या है। हम लोग जब से तुरे हमको चले हैं, हमको कह रहे हैं 16 किलोमीटर है, 22 से 25 किलोमीटर तक आ गए हैं, अभी तक नहीं पहुँचे। आप लोग कितने फ्रेंड और कहाँ से आए हैं? हम 10 जने हैं, सारे पंजाब से हैं। रात को जी बिल्कुल भैया, हमने सुलाए हैं। दूसरी बात है अपने कपड़े भी हमने दिए हैं लोगों को, क्योंकि यात्री ऐसा आता है वो चलो भाई सामान कहीं आगे चले गया है और वो यहाँ से आगे जा नहीं पाता है। हमने अपने कपड़े भी दिया है और खाना वगैरह भी सारे टेंट में फ्री में भी सुलाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सुलाए हैं। जैसे आप करते हैं वैसे और भी लोग करते होंगे? बहुत सारे लोग करते हैं। व्यवहार हमारा ऐसा है कि किसी के साथ बन जाता है। किसी ने अगर बोल दिया भाई नहीं है, मैं तो सीधे बोल देता भाई घर जाके करना, कोई बात नहीं है, कर लेना आप। फिर भी कुछ इमेज ऐसी बनती जाती है कभी कभी कि वहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत बेकार हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत रेट ज़्यादा है रहने खाने के, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? सर देखो एक्चुअली उस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए। लोग 14 किलोमीटर नहीं, 16 किलोमीटर नहीं, 20 किलोमीटर चढ़ाई करके आ रहे हैं। आप हमें हमारे यहाँ केदारनाथ में कह रहे कि महंगाई है, कहाँ महंगाई है यहाँ पर इतनी ज़्यादा? घोड़ा से आ रहे, इंसान खुद अपना 1 किलो वजन नहीं उठा पाता है, सामान इंसान ले रहा है,
रजाई गद्दे वगैरह नेपाली जो हैं लेके आ जा रहे हैं, ठीक है, घोड़े वाले ले रहे हैं, वो भी अपना चार्ज जोड़ेंगे। वही चार्ज दुकान वाला या टेंट वाला किस पे लगाता है, सभी के लिए लगता है, चाहे यात्री हो या हमारे हो, एक ही चार्ज है वो, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ तो ऐसे हो गए बिल्कुल सुन, ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, पता भी नहीं चल रहा ना कि बारिश किधर हो रही है। निःशुल्क में आपसे ऐसे तो हमारे साथ बहुत बार होता है, जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, मतलब हर दिन एक केस तो हर दिन मान के चलो, अगर हर दिन नहीं तो हर दूसरे दिन तो आ ही जाते हैं। कोई आ जाता है, किसी से फ़ोन पे ही कनेक्ट कर दिया, अगर कोई नीचे फंसा हुआ है कि कहाँ पे है, उसको लोकेशन बता दी, ये भी एक वो है। कई बार क्या होता है कि लोग मंदिर चले जाते हैं, यहाँ बुजुर्ग लोग छूट जाते हैं, कंडी वाले से उसको भेज के उनके पास भेजते हैं, ऐसा तो मतलब होता रहता है। ये मदद तो हमारा यार काम है, हम यहाँ वही मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ खाली पैसे के चक्कर में हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपके यूट्यूब पे सारे प्रोग्राम देखते हैं पहले। हाँ, जी में था मैं, सारे आपने केदार घाटी में जो भी आपने पूरा को बनाया, पूरा का पूरा सब मैंने देखा। कोशिश है कि अच्छी और सही इन्फॉर्मेशन, नहीं आपकी कोई बनावटी नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत अच्छी होती है। हम क्या है कि ऑफिसर से भी वो लेते रहते हैं फीडबैक। हाँ जी जी। और अपने जो रिपोर्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं रनिंग में, उनसे भी फीडबैक लेते रहते हैं कि डीएम क्या कर रहा है भाई, उन्होंने क्या डिसीजन लिए हैं, यहाँ जो अधिकारी हैं उनसे पूछ लिया, तो सही इन्फॉर्मेशन चली जाती है। नहीं नहीं कॉल कर केदारनाथ एक रात स्टोरी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको मालूम चले कि जब आपकी परिचित केदारनाथ धाम में आते हैं तो किस तरीके से परिस्थितियां रहती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थितियां बहुत विपरीत हो जाती हैं, मौसम एक्सट्रीम हो जाता है और चढ़ाई की वजह से, भीगने की वजह से कई बार उनको जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या महिलाएं हैं, उनको उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन जो तमाम व्यापारी हैं, जो पुलिस है, वो भी मदद करते रहते हैं। अगर कोई गरीब है, कोई अपने ग्रुप से बिछड़ गया है और वो स्थानीय दुकानदारों से मदद लेता है तो दुकानदार कभी भी उन्हें मना नहीं करेंगे। ये खुद भी आज हमने देखा, कई दुकानदारों से बात की और खुद हमने भी जब हमें लगा कि कोई मुसीबत में है, उनको अपने परिचितों से मिलाना है, तो खुद हम उनके साथ चल दिए। केदार सबको दे रहा है और केदार इस पूरी घाटी के लोगों को हमेशा सदियों से, कई सालों से उनके रोज़गार का मुख्य साधन रहा है। और इसलिए यहाँ के लोग भी जानते हैं कि भक्त जो है, जो देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, अगर वो मुसीबत में हैं तो उनकी मदद वो फ़ौरन करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और केदारनाथ एक रात में अगर आपके कोई अनुभव हों, आप आए हों, आपको कोई भी मिसबिहेव यहाँ के स्थानीय कारोबारियों ने, दुकानदारों ने किया हो, या उनकी अच्छी बातें हों जब उन्होंने आपको फ्री में रुकवाया हो आपके परिचितों को, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की कहानियाँ हमें उत्साहित करती हैं, हमें इस पूरे धार्मिक यात्रा में जो भक्ति में शक्ति होती है उसको जोड़ती हैं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। ये केदारनाथ सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल।